मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मेरी पार्टनर मुझे लग रहा है वॉक करने के लिए बाहर चली गई है और ठंड बहुत है। ऐसे में मैं तो जिम के अंदर हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप बाहर वॉक करें या फिर आप जिम के अंदर हो या फिर अपने ड्राइंग रूम में ही क्यों ना हो, आप कहीं पर भी हो, आपको अपनी फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना है। और क्या करना है? और आपको देखना है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, ताकि आपको देश दुनिया, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, सब कुछ, हर खबर यहाँ पर हमारे इस बुलेटिन में मिल जाए। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो ठंड बहुत ज्यादा है। उत्तर भारत के तमाम शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में अभी भी कुछ दिन तक अगले राहत मिलने के आसार नहीं है। लेकिन जोशीमठ के लोगों का जरा सोचिए, जहां इस कड़कड़ाती ठंड में और जहां वो सालों से रह रहे हैं, वहां अब उनके सिर से छत के हटने का जो खतरा है लगातार मंडरा रहा है। लोग परेशान हैं और सवाल यह है कि आखिर जोशीमठ का अब होगा क्या। और ऐसे में ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के सीएम धामी ने शनिवार को जोशीमठ का दौरा किया और भू धंसाव का जायजा लिया। जानमाल की सुरक्षा को देखते हुए शहर के लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। एक्सपर्ट टीम की सिफारिश पर सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। यहाँ पर किस तरह के हालात हैं, किस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन है? अंकल जी एक मिनट इधर आइएगा। तो आप बताइए, ये आपकी धर्मपत्नी है जो जहाँ से पानी का रिसाव हो रहा है, जहाँ पर दरारें पड़ रही हैं, उस एरिया में सबसे पहले उनकी सबकी जान माल की सुरक्षा हो, सबको ठीक स्थानों पर लाया जाए। आज कांग्रेस नेता हरीश रावत और बीजेपी नेता उमा भारती जोशीमठ जा रहे हैं। चमोली के डीएम का कहना है कि पूरे क्षेत्र में धंसाव नहीं है, इसलिए लोगों को वहीं पर शिफ्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ भू धंसाव का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। याचिका में सरकार से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और आर्थिक मदद की मांग की गई है। तो लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे और अंदाजा लगाइए कि पूरी जिंदगी जिन लोगों ने, बुजुर्गों ने साशियाने को खड़ा करने में बिता दिया, अब उन पर इसके छिन जाने का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। ऐसे में धामी सरकार फुल एक्शन में है और एक्शन में तो अब हिमाचल की सुखू सरकार भी नजर आने वाली है, क्योंकि 28 दिन बाद अब मंत्रिमंडल का वहां पर विस्तार होने जा रहा है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। हिमाचल में मुख्यमंत्री के शपथ के 28 दिन बाद कैबिनेट विस्तार हो रहा है। तमाम सियासी समीकरण साधने और लंबे मंथन के जरिए सीएम सुक्खू ने अपनी टीम को तैयार किया है। नए मंत्रियों को आज राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी। मंत्री पद की चाहत रखने वाले विधायकों की फहरिस्त काफी लंबी है। सुक्खू 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद शनिवार को शिमला लौटे हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों के नाम तय कर लिए गए हैं। 11 दिसंबर 2022 को सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की शपथ लेने के बाद से ही नए मंत्रियों के नामों को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थी। हिमाचल में नए मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को एकजुट रखने की है। इसलिए माना जा रहा है कि कैबिनेट में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन के साथ साथ युवा और अनुभव के तालमेल पर भी काफी होमवर्क किया गया है। ऐसे में सुक्खू ने साफ किया है कि ओपीएस समेत कई वादे कैबिनेट की पहली बैठक में ही फाइनल कर दिए जाएंगे। इस दृष्टिकोण से इस महीने से मेरे को लगता है कि हम अभी हमारी कैबिनेट हो जाएगी और कैबिनेट में हम उसका पहली कैबिनेट में उसको हम लागू कर देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप घर से बाहर इस ठंड में निकले और वहां पर वॉक करें या फिर जिम के जाएं और जिम के अंदर वॉक करें ट्रेडमिल पर बड़ी तरह। आप अपने ड्राइंग रूम में भी अगर आप चहलकदमी करें तो एक अच्छा खासा डिस्टेंस एक वक्त में आप तय कर सकते हैं, यानी कि फिट आप अपने घर में रह करके भी रह सकते हैं। और बहुत जरूरी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना। वैसे बहुत सारी और भी खबरें जो हम आपको बताएंगे। अब हिमाचल की सुक्खू सरकार को ही ले लीजिए, इतना वक्त इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में लग गया क्योंकि मंत्रियों के नाम पर पेंच फंसा हुआ था। वैसे कुछ हलचल आज मध्य प्रदेश के इंदौर में भी दिखाई देने वाली है, जहां प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए खबर। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज हो रहा है। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी भी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कोविड महामारी की वजह से 4 साल बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन को लेकर देशवासी और एनआरआई दोनों ही काफी उत्साहित हैं। हालांकि हर साल प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, मगर इस साल इंदौर में 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत आज हो रही है और 10 जनवरी तक चलेगा। प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में मेहमान पहुंच चुके हैं।
पूरे शहर को शानदार तरीके से सजाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीयों के लिए शनिवार को डिनर का भी आयोजन किया। सम्मेलन में शामिल होने के लिए अब तक 70 देशों के 3,500 से ज्यादा प्रवासी सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। तो जाहिर तौर पर कोरोना काल में इतने वक्त के बाद अब ये एनआरआई सम्मेलन हो रहा है, तो ऐसे में एनआरआई बहुत खुश है और उनके स्वागत की तैयारियां भी बहुत जोरदार तरीके से की गई हैं। वैसे जोरदार तरीके से स्वागत तो काशी के रविदास घाट पर भी किसी के लिए किया जा रहा है। किसके लिए, वो आपको इस रिपोर्ट में देखना होगा। 32 स्विस मेहमानों को लेकर दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर सफर कर रहा गंगा विलास क्रूज आज वाराणसी पहुंचेगा। इस क्रूज को 6 जनवरी को वाराणसी पहुंचना था, मगर कोहरे की वजह से इसमें 2 दिन की देरी हुई। क्रूज में सवार विदेशी यात्रियों का रविदास घाट पर भव्य स्वागत किया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी भी वाराणसी में मौजूद रहेंगे। इससे पहले शनिवार को ये क्रूज गाजीपुर पहुंचा। नदी के सबसे लंबे रूट पर निकला ये पहला मेड इन इंडिया क्रूज है, जिसकी लंबाई 68 मीटर है और ये कोलकाता से चलकर वाराणसी तक आ रहा है। नदी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता से 22 दिसंबर को क्रूज रवाना हुआ था। 13 जनवरी को पीएम मोदी वाराणसी से रिवर क्रूज यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर चलने वाले गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल को 4 जेटी की भी सौगात देंगे। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से 13 जनवरी को गंगा विलास क्रूज रवाना करने से पहले बलिया से वाराणसी के बीच बने इन जेटी को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो जरा अंदाजा लगाइए गंगा के घाट का किनारा और वाराणसी से, क्योंकि मैं खुद हूं इसलिए मुझे वहां पर घाट इतने ज्यादा पसंद आते हैं और आपको भी मौका मिले, अगर आप अभी तक वाराणसी नहीं गए तो जरूर जाइए। और अब जब जाएंगे ना तो इस रिवर क्रूज पर भी जाइएगा, क्योंकि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरी झंडी दिखाने वाले हैं और ये तमाम सुविधाओं से लैस है। यानी कि जो सांस्कृतिक विरासत अपने आप में काशी समेटे हुए है, उसके अलावा आपको वो तमाम सुख सुविधाएं भी इस क्रूज में मिल जाएंगी। देश में और क्या कुछ हलचल है, सिर्फ 2 मिनट में आपको दिखा देते हैं। एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजीवीके सक्सेना के बीच लेकर वॉर छिड़ गया है। केजरीवाल ने सवाल किया है कि एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब गवर्नर होगा तो चुनी हुई सरकार व्यर्थ साबित होगी। केजरीवाल ने लिखा कि मुझे आपके कार्यालय से जारी पहले सरकार ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन अब बड़ी तादाद में राजपूत संगठन जम्बूरी मैदान में जुट रहे हैं। खनी सेना के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। मथुरा पुलिस की सतर्कता की वजह से शनिवार को एक बड़ी वारदात टल गई। दिल्ली निवासी फिरोज खान नाम के युवक ने नोएडा से एक युवती को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया। सिरफिरा आशिक मथुरा में युवती की हत्या करने वाला था, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती की जान बचाई। आरोपी से युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले युवती ने उससे ब्रेकअप कर लिया, जिसके बाद आक्रोशित फिरोज खान गुस्से में था। जयपुर एयरपोर्ट से एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी फर्जी पासपोर्ट और वीजा के जरिए देश में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इमिग्रेशन अथॉरिटी ने उसे दबोच लिया। आरोपी का नाम मोहम्मद अब्दुल शहीद काजी है। वो बांग्लादेश के सतखीरा का रहने वाला है। आरोपी का कहना है कि उसकी मुलाकात फैक्ट्री में काम करने के दौरान जहांगीर नाम के शख्स से हुई थी। उसने कुवैत भेजकर अच्छी नौकरी लगाने का वादा किया था और फर्जी भारतीय पासपोर्ट तैयार करवा कर भारत भेज दिया। कश्मीरी युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाने वाले आसिफ मकबूल डार को गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित किया है। आरोपी सऊदी अरब में रह रहा है। 1 जनवरी को राजौरी में हिंदू परिवारों को निशाना बनाए जाने की घटना के बाद सरकार एक्शन में है। शनिवार को राजौरी में ग्राम रक्षा गार्ड को हथियार दिए गए। लगातार कारगिल किलिंग के बाद कश्मीरी पंडितों में दहशत का माहौल है। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती लगातार भड़काऊ बयान दे रही है। तो इस 2 मिनट में तो मैंने अपनी ट्रेडमिल भी पूरी कर ली और अब देखिए मैं अपनी लेग्स की स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। और आप भी अपने घर पर ड्राइंग रूम में बैठे तो सोफे पे बैठे बैठे थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि खबरें तो हम आपको लगातार इस बुलेटिन के जरिए बताते ही रहते हैं। अब देखिए, आपने देखा 2 मिनट में देश की खबरों में कि कैसे दिल्ली में एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच एक चिट्ठी वॉर छिड़ी हुई है। और वैसे सियासी वॉर तो बिहार में भी छिड़ी हुई है, क्योंकि जातिगत आधारित जनगणना को लेकर तेजस्वी ने जब भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला तो कैसे उसका जवाब बीजेपी ने दिया है, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं 1 मिनट में। बिहार में 7 जनवरी से जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हो गई है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने पटना में इसकी शुरुआत की, लेकिन इसके साथ ही सियासत भी शुरू हो गई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार से मांग की थी, लेकिन इनकार कर दिया गया। बीजेपी नहीं चाहती कि जाति आधारित जनगणना हो।
तो ये लोग तो पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, इन लोगों की गरीब विरोधी मानसिकता है ही शुरू से। सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि ये जनता के अच्छे के लिए कर रहे हैं। इससे राज्य में सभी जातियों की स्थिति साफ होगी। हालांकि बीजेपी ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया है और कहा है कि वो समाज को आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। आप एक व्यवधान उत्पन्न करने के लिए, एक उन्माद पैदा करने के लिए, समाज को लड़ाने के लिए आपका जो मिशन है, आजादी का जब शताब्दी वर्ष मनाएंगे, आप क्या देना चाहते हैं? बिहार को बकस दीजिए, दोनों भाई 32 साल से क्यों नहीं करवाए थे? जातीय जनगणना के जरिए नीतीश कुमार 2024 में बड़ा दांव खेलना चाहते हैं, लिहाजा बीजेपी हमलावर है। तो वैसे भले ही आरजेडी और जेडीयू इस बात के दावे कर रही हो कि सेंसस की वजह से तमाम वर्गों को बहुत सारी योजनाओं का फायदा मिलेगा, लेकिन ये उनका सियासी एजेंडा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि 2024 के लिए नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। वैसे एक्शन मोड में तो एयर इंडिया भी है। एयर इंडिया के सीईओ ने जो विमान में महिला से बदसलूकी की गई थी उसको लेकर माफी मांगी है। स्टाफ के ऊपर क्या कार्रवाई हो गई है, ये भी हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। एयर इंडिया के विमान में महिला से बदसलूकी करने वाले शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने शनिवार को आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी शंकर मिश्रा के वकील ने पटियाला कोर्ट में जमानत याचिका डाली है, जिस पर 11 जनवरी को सुनवाई होगी। एयर इंडिया के सीईओ ने इस घटना के लिए माफी मांगी है। साथ ही चालक दल के 4 सदस्यों और एक पायलट को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया गया है। एयरलाइंस विमान में शराब परोसने की अपनी नीति की भी समीक्षा कर रही है। दिल्ली पुलिस ने 34 साल के शंकर मिश्रा को टेक्निकल सर्विलांस के जरिए गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने शंकर की पुलिस हिरासत की मांग खारिज कर दी है। दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ के लिए 3 दिन की रिमांड मांग रही थी, ताकि चालक दल के सदस्यों और कैप्टन की पहचान की जा सके। उसमें जो कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई समाप्त होते ही उसका एक्शन भी तीव्र गति से लिया जाएगा। मेला का शुभारंभ देरी से हो रहा है, क्या कुछ कारण है? पुलिस आज पायलट और क्रू मेंबर से फिर पूछताछ कर सकती है। पीड़ित महिला का 164 का बयान दर्ज करने की कोशिश कर रही है। साथ ही महिला के आसपास बैठे लोगों से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कार्रवाई अब हो रही है, लेकिन सवाल तो यही उठ रहे हैं कि आखिर ये मामला इतना शर्मनाक था और एक मैसेज फौरन कार्रवाई करके ये देना जरूरी था कि ताकि आगे कोई ऐसी हरकत ना करे। और सवाल ये भी है कि कार्रवाई में इतना वक्त क्यों लग गया। लेकिन अलीगढ़ की बात करें तो वहां 12 घंटे से तेंदुए ने लोगों में दहशत पैदा कर रखी है, और क्या कुछ वहां पर अभी तस्वीर बनी हुई है वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। अलीगढ़ के जवा गांव में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में तेंदुआ घुस गया। 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से तेंदुए को रेस्क्यू किया। ग्रामीणों ने तेंदुए को एक कमरे में बंद कर लिया था, लेकिन कई घंटे तक लोगों की सांसें अटकी रही। हमसे पहले कोई आदमी कोई बसारे घायल कर दिया गया है, पर हमारी टीम बिल्कुल सुरक्षित है। जिन्होंने पकड़ा है वो बिल्कुल इस स्थिति में है कि बिल्कुल सब लोग सुरक्षित हैं। ग्रामीणों के मुताबिक तेंदुआ एक खेत में घुसा था, जहां से लोगों ने उसे भगाने की कोशिश की तो उसने एक बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे बच्चा घायल हो गया। इसके बाद वो गांव में एक और घर में घुस गया। ग्रामीणों ने तेंदुए को एक कमरे में बंद कर लिया और पुलिस को खबर दी। फिर किचन में बंद कर लिए। ये हमारे घर वाले थे, उनको भी मैंने अंदर ही बंद कर लिया। बेटी मेरी जीने में फंसी हुई थी, तो हमने उनसे कहा आप बराबर वाले घर में कूद जाओ, जाके शेर आ गया है। वन विभाग की टीम ने कमरे के बाहर से ही तेंदुए को बेहोशी के इंजेक्शन दिए, जिसके बाद उसे काबू में किया जा सका। तेंदुए के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गांव में मजमा लगा रहा। तो मेरी तो काफी स्ट्रेचिंग हो चुकी है, और अब देखिए मेरी पार्टनर प्रीति भी बाहर से वॉक करके मुझे लग रहा है आ गई। मुझे बहुत ठंड है बाहर, बहुत ठंडे में वॉक कर रही थी क्योंकि मुझे लगा वार्म अप बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। और क्या खबर चली जरा बताएं। हाँ, तो दुनिया में क्या कुछ चल रहा है 2 मिनट में वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ईरान में 2 और हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया है। ईरानी मीडिया मिजान के मुताबिक मोहम्मद महदी करामी और सैयद मोहम्मद हुसैनी को शनिवार सुबह में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। दोनों पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को जान से मारने का आरोप था। ईरान की कोर्ट ने इन्हें दिसंबर महीने में मौत की सजा सुनाई थी और 3 जनवरी को ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सजा को बरकरार रखा था। एक्टिविस्ट का कहना है कि अब तक 16 से भी ज्यादा लोगों को फांसी दी जा चुकी है। अमेरिका के हवाई में एक बार फिर ज्वालामुखी की लौवा धधकने लगा है। सामने आई तस्वीरों में भी लावा के फव्वारे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं।
ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद से लावा से काफी बड़े धुएं के गुबार निकल रहे हैं। इस धुएं से सल्फर डाइऑक्साइड गैसें निकल रही हैं, जो लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत पैदा कर सकती हैं। लावा में विस्फोट होने के चलते वहां की वायु गुणवत्ता खराब हो सकती है और इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पेरू में राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का गुस्सा कम होने को तैयार नहीं है। हिंसक प्रदर्शनों के बाद अब पेरू की कई सड़कों पर लोगों ने ट्रक और बाकी वाहनों को खड़ा करके रास्तों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति डीना से इस्तीफे और वापस से चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। सामने आई तस्वीरों में भी लोग हाथों में तख्तियां लेकर पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को हटाए जाने को लेकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। ब्रिटिश किंग चार्ल्स के छोटे बेटे हैरी की ऑटोबायोग्राफी जल्दी ही रिलीज होने वाली है, लेकिन इससे पहले ऑटोबायोग्राफी के कुछ हिस्से लीक हो गए हैं और इन्हीं को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल हैरी ने अफगानिस्तान में अपनी तैनाती के दौरान 25 लोगों को शतरंज के मोहरों की तरह मारने की बात कही है, जिस पर बहस छिड़ गई है। लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। ऋषि ने इसे शाही परिवार का मसला बताते हुए कहा है कि देश की सेनाएं रक्षा के लिए असाधारण काम कर रही हैं और इसके लिए हम भाग्यशाली हैं। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की नई सरकार का जमकर विरोध हो रहा है। सामने आई तस्वीरों में भी लोग नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बनाए जाने के खिलाफ आवाज मुखर कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि नेतन्याहू की सरकार लोकतंत्र और आजादी के लिए खतरा है। प्रदर्शनकारियों ने अपने अपने हाथों में पैलेस्टीनियन लाइव्स मैटर के भी बैनर ले रखे थे, जिनका मतलब था कि फिलिस्तीनी जिंदगियां भी मायने रखती हैं। तो 2 मिनट में आपने देखा कि आखिर दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। इजराइल में लगातार नई सरकार के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन शांत नहीं हो रहा है। अगर पेरू की बात करें भी तो वहां पर भी राष्ट्रपति के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो रहे हैं। मुंबई, रामपुर, मुरादाबाद के बाद लखनऊ के बीजेपी नेता को जान से मारने की धमकी दी गई है। बीजेपी नेता ओपी मिश्रा को खालिस्तान समर्थक ने व्हाट्सएप मैसेज और वीडियो के जरिए धमकी दी है। आरोपी ने खुद को लश्कर ए खालिस्तान का प्रवक्ता बताया है। बीजेपी नेता के मुताबिक उनके पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी गई है। व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स के साथ उन्होंने हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रात में 1:29 पे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि हम पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। आरएसएस, भाजपा और हिंदुस्तानी, ये तीनों नाम लेके मैसेज आया है और तीनों को गालियां दी गई हैं। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। इस तरह की धमकी रामपुर के सांसद घनश्याम लोधी और मुरादाबाद के बीजेपी नेता वीर सिंह सैनी को भी दी गई थी। आरोपी ने अपना नाम संदीप सिंह खालिस्तानी बताया है। उसने क्रिकेट विश्व कप भारत में नहीं होने देने की भी धमकी दी है। फिलहाल केस दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। तो इससे पहले भी बीजेपी नेताओं को धमकियां मिलती रही है प्रीति, लेकिन इस बार तो खालिस्तानी गुट ने बीजेपी नेता को धमकाया है। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा। और देखिए किस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 दिन में 3 बीजेपी नेताओं को ये धमकी दी गई है। हालांकि पुलिस लगातार जो कॉल मैसेज आ रहे हैं उनको ट्रेस कर रही है। लेकिन इसी के साथ आपको दिखाते हैं कि आखिर देश दुनिया में क्या कुछ वायरल चल रहा है। कड़ाके की सर्दी में 2 युवक सड़क पर किनारे अलाव ताप रहे हैं। तभी एक शख्स बुलेट से उतरता है और दोनों युवकों को गोली मार देता है। गोली लगने के बाद दोनों युवक जमीन पर ढेर हो गए। फिर गोलीबाज बुलेट पर बैठकर फरार हो जाता है। आरोपी का नाम सागर ठाकुर है, जो जालौन नगर बीजेपी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष है। हालांकि गोली मारने की ये घटना रियल नहीं बल्कि रील है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और कार्रवाई की बात कह रही है। अमेरिका के ह्यूस्टन से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जहां कैफे में अचानक ही एक डकैत घुस आया। वो बंदूक दिखाकर लूटपाट करने लगा। कैफे में मौजूद लोग दहशत में आ गए। तभी उसी कैफे में मौजूद एक ग्राहक ने डकैत को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही डकैत की मौत हो गई। वीडियो में देखिए, कुछ महिलाएं घर के बाहर बैठी हुई हैं। पास ही में एक बाइक खड़ी है जिस पर एक शख्स सवार है। वहीं उसका दूसरा साथी यहाँ चुपके से आता है और इस महिला के कान से उसकी बाली छीनने की कोशिश करता है। पहली बार में तो ये कामयाब नहीं हो पाता, लेकिन धक्का मुक्की के बीच ये बदमाश कान की बाली लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। हैरान कर देने वाला ये वीडियो पंजाब के लुधियाना से आया है। ये वीडियो कजाकिस्तान का बताया जा रहा है। इसमें दावा किया गया है कि वहाँ का तापमान -56 डिग्री है। इस भीषण ठंड की वजह से सड़क के किनारे एक हिरन जमकर खड़ा हो गया है। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि मानो वो कोई पुतला हो, लेकिन जब कुछ लोग हिरन को देखने के लिए उसके करीब गए तो देखा उसमें जान है और वो भागने लगा। हालांकि कुछ दूर भागने के बाद वो फिर से फ्रीज हो जाता है।
बाद में स्थानीय लोग हिरन को पकड़कर उसके शरीर पर जमी बर्फ निकालते हैं ताकि उसे राहत मिल सके। चलती बस या फिर ट्रेन में चढ़ने के मामले में भारतीयों का कोई मुकाबला नहीं और ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि हरियाणा रोडवेज की बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। इस दौरान एक युवती बस में चढ़ने की कोशिश कर रही होती है। जब उसे जगह नहीं मिलती तो वो खिड़की के सहारे ही बस में घुस जाती है। जब इस वीडियो को एक इंस्टाग्राम पेज ने पोस्ट किया तो लोग महिला का कॉन्फिडेंस देखकर ही दंग रह गए। एक बात बताओ, तुम तो पहाड़ों से हो, तुम्हें तो दिल्ली में ज्यादा ठंड नहीं लगती होगी? नहीं, मुझे श्वेता बहुत ठंड लगती है। इवन इतनी ठंड लग रही है कि देखिए हम यहाँ जिम के अंदर ही एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, कोहरा है। और आपको पता है श्वेता, इस कोहरे की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। कासगंज में भी सड़क हादसा हो गया जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। ये रिपोर्ट देखिए आप। लाल रंग की कार टूटी फूटी हालत में खड़ी है। उसके आसपास पुलिस के कई जवान मौजूद हैं और वो कार के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी तलाशी कर रहे हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश की कासगंज की हैं, जहां एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई और इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की वजह तेज रफ्तार के साथ साथ घने कोहरे को भी माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग सवार थे, जिनमें पति, पत्नी, एक बेटे और भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। चारों डेड बॉडीज को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग दिल्ली से वापस अपने गाँव आ रहे थे। हादसा देखकर मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया। तो श्वेता, सर्दी का सितम लगातार जारी है, कोहरा लगातार बढ़ रहा है, विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है, ऐसे में दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि जब आप सुबह निकल रहे हैं, काम पर जा रहे हैं या फिर किसी भी काम से निकल रहे हैं तो बहुत धीमी रफ्तार में गाड़ी चलाइए क्योंकि कहते हैं ना कि सावधानी लेना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सावधानी लेना। और देखिए, इसीलिए हादसों की अगर हम बात करें तो चाइनीज मांझे भी हादसों का सबब बन रहे हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर के अब प्रतिबंध लगा दिया गया और तमाम जो देश के अलग अलग शहरों में इसको लेकर एक्शन लिया जा रहा है क्योंकि मकर संक्रांति के आसपास मध्य प्रदेश में खास तौर पर पतंग उड़ाए जाते हैं और चाइनीज मांझे की वजह से कई हादसे सामने आते हैं। चाइना डोर उज्जैन शहर में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। पुलिस का ये अनाउंसमेंट मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का शौक रखने वालों के लिए है। जगह जगह इसी तरह माइक के जरिए लोगों को जानकारी दी जा रही है और चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति चाइना डोर के चक्कों का भंडारण करते हुए, विक्रय करते हुए या पतंग उड़ाते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध श्रीमान डीएम महोदय के आदेश अनुसार दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना हो, इसके लिए शहर में ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। वहीं प्रशासन और पुलिस की साझा टीम ने करीब 4 घंटे तक तोपखाना, मदार गेट, लाल मस्जिद चौराहे से लेकर कई जगहों पर दुकानों की चेकिंग की। वहीं पतंग डोर कारोबारियों को प्रतिबंधित चाइनीज मांझा न बेचने की चेतावनी दी। प्रशासन की ओर से साफ किया गया है कि अगर चाइनीज मांझा बेचते हुए कोई भी पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो चाइनीज मांझे प्रतिबंध के बावजूद लगातार बिक रहे हैं। तो अगर आप भी पतंग उड़ाने का शौक रखते हैं तो देखिए, चाइनीज मांझे बिल्कुल ना खरीदें क्योंकि नहीं खरीदेंगे तभी ये बिकने भी बंद होंगे। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने, लेकिन बात साउथ दिल्ली की भी कर लेते हैं क्योंकि दरअसल कल हुआ क्या, साउथ दिल्ली में पुलिस गई थी ड्रग्स कारोबार में जो लोग लिप्त हैं, खासतौर पर कुछ नाइजीरिया के लोग हैं जिनको लेकर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उन्हें पकड़ने गई। वहां पर हंगामा हो गया। फिर क्या हुआ देखिए आप। दिल्ली पुलिस की टीम और नाइजीरियन नागरिकों के बीच साउथ दिल्ली में काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए गई दिल्ली पुलिस की टीम ने नाइजीरियन नागरिकों को घेर लिया और काफी देर तक बहस चली। दरअसल नारकोटिक्स स्क्वाड नेपसराय इलाके में बिना वीजा के अवैध रूप से रह रहे 3 आरोपियों को पकड़ने पहुंचा था। इस दौरान पुलिस की टीम तीनों को पकड़कर लौट ही रही थी कि इसका विरोध करते हुए नाइजीरियन नागरिकों ने पुलिस को घेर लिया और उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। इसी बीच मौका पाकर 2 आरोपी फरार हो गए। शाम को लोकल पुलिस की मदद से पुलिस ने एक बार फिर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार करीब 150 से 200 की संख्या में विदेशी नागरिक इकट्ठा हो गए। इन लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को घेर लिया।
आसपास के थानों से पुलिस बुलाकर इन लोगों को खदेड़ा गया। बाद में मौके से एक महिला समेत 4 विदेशी नागरिक पकड़े गए। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। तो देखिए साउथ दिल्ली में किस तरीके से ज्यादातर अगर हम देखें तो नाइजीरियाई जो नागरिक है वही रहते हैं और ड्रग्स कारोबार में श्वेता वो लिप्त भी रहते हैं। दुख की बात यह कि कई बार उन पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन उनका जो रैकेट है ना श्वेता, वो इतना ज्यादा फैल चुका है कि इस पर कार्रवाई करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन सख्त कार्रवाई की जरूरत जरूर है, क्योंकि ऐसी कार्रवाइयों से ही जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उन्हें रोका जा सकता है। वैसे अगर वॉर जोन की बात करें तो वहां पर एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सवाल ये खड़ा करती है कि आखिर कब जाकर के ये युद्ध थमने वाला है। आपको दिखाते हैं 2 मिनट में वॉर रिपोर्ट। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के चलते 36 घंटे के सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन अब रूसी सेना ने यूक्रेन पर इसके उल्लंघन का आरोप लगाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक डोनेट्स्क और ज़पोरिजिया में यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैनिकों पर फायरिंग की है और उसके पलटवार में रूसी सैनिकों को भी जवाबी हमले करने पड़े। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पहले ही पुतिन के सीज फायर को धोखा बताते हुए खारिज कर दिया था। जहां एक तरफ रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर सीजफायर के उल्लंघन का आरोप लगाया है, तो वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया है। जेलेंस्की के लेखनायक संबोधन में उन्होंने आरोप लगाया कि पुतिन के आह्वान के बावजूद रूसी सैनिक बखमुत और बाकी यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। बता दें कि रूस और यूक्रेन की जंग को फरवरी में 1 साल पूरा हो जाएगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार मॉस्को में जार शासकों के लिए बनाए गए चर्च में क्रिसमस मनाया। इससे पहले पुतिन हमेशा क्रिसमस मनाने के लिए रूस के दूसरे राज्यों में ही जाते थे, लेकिन इस बार यूक्रेन से जारी जंग की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। क्रिसमस के दिन पुतिन ने रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च की तारीफ की, साथ ही जंग में रूसी सैनिकों का साथ देने के लिए चर्च को धन्यवाद भी दिया। रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका ने यूक्रेन को एक बार फिर सैन्य मदद पहुंचाने की घोषणा की है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका के $3.75 बिलियन की सैन्य मदद यूक्रेन और रूस से सटे बाकी नाटो देशों को पहुंचाई जाएगी, ताकि रूस के खिलाफ उन देशों को मजबूती मिल पाए। इसी के साथ यूक्रेन को ब्रैगली बख्तरबंद वाहन की खेप पहुंचाई जाएगी। ब्रैगली को टैंक किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो चंद सेकेंडों में टैंकों को उड़ाने में सक्षम है। अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा दावा किया है। अमेरिका के मुताबिक पुतिन जंग में जीत का सपना जरूर देख रहे हैं, लेकिन असल में वो यूक्रेन के खिलाफ ये युद्ध मानसिक तौर पर हार चुके हैं। अमेरिका का कहना है कि यूक्रेनी सैनिकों के हौसले के आगे रूसी सैनिक पहले ही पस्त हो चुके हैं। बता दें कि रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार और अतिरिक्त हवाई रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम पहुँचाने की भी बात कही है। और प्रीति, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में, क्योंकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो इसलिए ब्रेकिंग्स भी लगातार हम आपको बताते चलते हैं। तो खबर यह है कि बालाकोट में 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है, ये बड़ी खबर मिल रही है। बॉर्डर वाले इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली है। राजौरी हमले के बाद से सर्च ऑपरेशन जारी। राजौरी में आतंकियों ने हिंदुओं पर हमला किया था। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बिल्कुल श्वेता, क्योंकि बड़ी खबर है। देखिए किस तरीके से लगातार आतंकियों का सफाया सुरक्षा बल कर रहे हैं। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट और तमाम ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आतंकियों को चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है। इस वक्त की काफी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। प्रदीप दत्ता द्वारा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी वहां से मिल पा रही है और अभी वहां पर क्या कुछ सिचुएशन है? देखिए, आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया और उनके पास से हथियार भी बरामद हुआ है। जब से ये डांगरी किलिंग जो कि 1 जनवरी को हुई थी, उसके बाद से सुरक्षा बल काफी चौकस थे। कई जगह पे ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और उसी दौरान एक घुसपैठ की कोशिश की जाती है। आज देर रात जैसी आतंकवादी क्रॉस करने की कोशिश करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल को, ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है और उस ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाता है। बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि हमने देखा है कि एक मौत का तांडव रचा था जनवरी 1 को, जब आतंकवादी आए थे डांगरी का गांव जो राजौरी में पड़ता है। 4 लोगों को मार दिया था और 6 लोगों को जख्मी किया था और दूसरे दिन वही धमाका करके 2 बच्चों को मार दिया था और 6 लोग और जख्मी हुए थे। यानी कि इस 2 अटैक जो हुए थे एक साथ, उसमें 6 के करीब लोग मारे गए तो 12 जख्मी हुए थे। लगातार ऑपरेशन चल रहा है। उस ऑपरेशन में अभी तक 20 लोगों को डिटेन किया गया। बिल्कुल प्रदीप, और ये बड़ी कामयाबी जाहिर तौर पर मिली है सुरक्षा बल के जवानों को और इसी तरीके से लगातार ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों को चुन चुनकर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है और इसीलिए आतंकी बौखलाए हुए हैं। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा, आतंकी बौखलाए हुए। लेकिन अब बात हैदराबाद की भी जरा कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर एक दर्दनाक हादसा हो गया है। एक जो मंजिल है, जो बिल्डिंग है, वो गिर गई, जिससे 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई।
देखिए आप। हैदराबाद में एक निर्माणाधीन मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। हादसा होने के कुछ देर बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया। हादसा उस समय हुआ जब इमारत की 4थी और 5वीं मंजिल पर स्लैब का काम चल रहा था। इस दौरान मजदूर ऊपर चढ़े हुए थे, तभी बिल्डिंग गिर गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाला गया। उनको ऐसे कटिंग करवाया, कटिंग करवाने के बाद में उसका रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू में पूरी सेफ्टी सावधानी रखते उसको प्री हॉस्पिटल के लिए भेजा गया। जानकारी के मुताबिक कुकटपल्ली थाना इलाके के शांति नगर में हादसा हुआ है। शुरुआती जांच के बाद ये भी सामने आया है कि बिल्डिंग बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो देखिए कल किस तरीके से हैदराबाद में एक दर्दनाक हादसा हो गया, लेकिन सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं, दिल्ली के सदर बाजार में भी कल एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हालांकि उसकी जांच श्वेता अभी चल रही है। सदर बाजार तो मुझे लगता है वैसे भी प्रीति बहुत ही भीड़-भाड़ वाला इलाका है। वहां पर तो रोजाना ही सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा रहती है। ऐसे में वहां धमाके की खबर सामने आई है। पूरा मामला क्या है आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक दुकान में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि दुकान का बड़ा हिस्सा गिर गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने राहत बचाव का काम शुरू किया। हादसे में जख्मी हुए दुकान के 4 कर्मचारियों को हिंदू राव अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की मौत हो गई। धमाका किस वजह से हुआ, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी हमने FSL की और हमारी क्राइम टीम्स वगैरह बुलाई हैं, वो चेक करेंगे। प्रीलिमिनरी जो हमारे विजुअल चेक से देखा जा रहा है तो किसी तरीके के बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह का तो रूल आउट हो रहा है। कहीं या तो कोई स्ट्रक्चरल कोलैप्स हुआ है या कोई एक पानी की मोटर की बात चल रही है। ये जब हमारी टीमें आएंगी, जो एक्सपर्ट टीमें हैं, वो चेक करेंगी तो उसके बाद ही पता चलेगी। हादसे के बाद आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया है। पुलिस के अलावा FSL की टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए हैं। दुकान के मालिक से भी पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच जारी है ताकि धमाके की वजह को पता लगाया जा सके। दिल्ली का सदर बाजार काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अचानक हुए धमाके के बाद पूरे इलाके में भगदड़ का माहौल हो गया। कुछ देर बाद पहुंची पुलिस को भी लोगों को समझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वाकई यार भीड़-भाड़ वाले इलाकों में इस तरह की जब हादसे होते हैं तो लोगों में दहशत मच जाती है और ऐसा ही सदर बाजार में भी देखने को मिला। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि कोई भी काम आप कीजिए तो बहुत ज्यादा सावधान रहिए, सावधानी के साथ काम कीजिए। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी ये बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि आखिर संघ में ऐसे कौन से लोग हैं जो काम कर सकते हैं, क्या कुछ और उन्होंने कहा, इस रिपोर्ट में देखिए आप। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने संघ पर सवाल उठाने वालों को एक बार फिर करारा जवाब दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि उनका संगठन ऐसे स्वयंसेवक तैयार करता है जो कई क्षेत्रों में देश के लिए योगदान दे सकते हैं, लेकिन उनके जरिए कोई प्रेशर ग्रुप नहीं बनाया जाता। भागवत ने ये भी कहा है कि संघ में स्वार्थी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। डरपोक लोगों का काम नहीं, स्वार्थी लोगों का काम नहीं। स्वार्थ मन में है तो संघ से दूर रहो, उसमें तुम्हारा भी भला है, हमारा भी भला है। मोहन भागवत ने अनेकता में एकता को ही भारत की ताकत बताया और इसे कायम रखने की अपील भी की। दुनिया की भाषा में आजकल बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन वास्तव में तो हमने डाइवर्सिटीज ऑफ यूनिटी इसको अनुभव किया है और उसको अनुभव करने वाले आज भी हमारे देश में मिलते हैं। तो मोहन भागवत को आपने सुना, उन्होंने खुलकर जवाब दिया उन आरोपों पर जो लगातार RSS पर लगाते हैं। और साथ ही साथ श्वेता, उन्होंने ये भी कहा कि जो आरोप लगाए जाते हैं ना संघ पर, उनके पास उन लोगों का रिमोट कंट्रोल तो है नहीं, तो उनको कैसे कंट्रोल करें। बड़ी बात उन्होंने कही है, लेकिन दर्शकों को क्योंकि देश और दुनिया की तमाम खबरें दिखाने का हमने वादा कर रखा है, इसलिए कोरोना को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, कैसे चीन समेत कई देशों में कोरोना अभी भी कहर बरपा रहा है, आपको दिखा देते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 214 नए मामले सामने आए हैं।
जबकि 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद एक्टिव कोरोना केस की संख्या 2,500 के पार पहुंच गई है। वहीं एक दिन में 1,88,000 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। देश में बीते 11 दिनों में 124 इंटरनेशनल ट्रैवलर्स से ओमाइक्रोन के 11 सब वेरिएंट मिले हैं, जिन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। चीन में कोरोना महामारी से मची तबाही की तस्वीरें भले ही पहले ही दुनिया के सामने आ चुकी हो, लेकिन अब चीनी सरकार ने भी पहली बार सच कबूल कर लिया है। चीन के NHC यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबूल किया है कि चीन के कई इलाकों में दवाइयों और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही है, जिसकी वजह से हालात बदतर हुए हैं। इसी के साथ NHC ने स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान कोविड केस और बढ़ने की संभावना जताई है। चीन के अलावा जापान में भी कोरोना की रफ्तार हर दिन के साथ बेकाबू होती नजर आ रही है। जापान में एक दिन में कोरोना के 2,38,000 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि कोविड इन्फेक्शन की वजह से 4 से 63 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। सिर्फ राजधानी टोक्यो में 20,000 नए कोरोना केस रजिस्टर किए गए हैं। इसी के साथ जापान की फ्यूनरल गाइडलाइंस में भी बदलाव किए गए हैं, जिनके तहत मरने वालों को पहले बॉडी बैग में भरा जाएगा और उसके बाद उनका फ्यूनरल होगा। चीन, जापान, अमेरिका में लगातार बढ़ते कोरोना केस ने दुनिया की सांसें फुला दी हैं। दुनिया भर में एक दिन में कोरोना के 7 लाख के पार मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद अब तक दुनिया भर में 66 करोड़ 34 लाख मामले रजिस्टर किए गए हैं। दुनिया भर में अब तक कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या भी 67 लाख के पार पहुंच चुकी है। कोरोना संक्रमण की वजह से दुनिया की सबसे पहली मौत वुहान के 61 साल के बुजुर्ग की हुई थी। दुनिया भर में कोरोना को लेकर फैली दहशत के बीच साउथ अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है। क्रैकन नाम का ये वेरिएंट अब तक का सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला सब वेरिएंट है। इस वेरिएंट की सबसे डरावनी बात यह है कि इस पर वैक्सीनेशन का कोई भी असर नहीं होता है। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की माने तो अमेरिका में मौजूद 41% कोरोना केस क्रैकन वायरस के ही हैं। वैसे अलर्ट तो देश में भी है और इसलिए एयरपोर्ट पर कई ऐसे देश हैं जहां से आने वाले जो यात्री हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और बहुत जरूरी है। कोरोना से पहले भी हमने सबने बचाव किया है, तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, थोड़ा वर्कआउट करें, अच्छा खान पान करें, तो कोरोना से बचना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, ये जो तमाम अपडेट्स है वो तो हम दर्शकों को बताते ही रहते हैं कि सावधानियां आपको कैसे लेनी है, क्योंकि कोरोना जब अपने वेरिएंट बदलता है तो सावधानियां भी बरतनी अलग हो जाती है। लेकिन इसी के साथ आपको नोएडा अथॉरिटी से जुड़ी बड़ी खबर बता दें। नोएडा अथॉरिटी की CEO यानी कि ऋतु माहेश्वरी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं। क्यों उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। नोएडा अथॉरिटी की CEO ऋतु माहेश्वरी को 1 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। उनकी गिरफ्तारी का आदेश भी जारी कर दिया गया है। एक जमीन आवंटन और विकास प्राधिकरण के बीच करीब 18 साल से चल रहे मुकदमे में जिला उपभोक्ता फोरम ने शनिवार को ऋतु माहेश्वरी की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है। जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने आदेश में कहा है कि पिछले 9 साल से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण जिला फोरम और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के आदेशों को लटका रहा है। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य दयाशंकर पांडे ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को नया आदेश पारित किया है, जिसमें ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु माहेश्वरी को 1 महीने की सजा सुनाई गई है। उन पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। CEO को गिरफ्तार करने के लिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर को वारंट भेजा गया है। तो देखिए, नोएडा अथॉरिटी ने आदेश क्यों नहीं माने और क्या गिरफ्तारी ही एक आखिरी विकल्प है, इसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन श्वेता, एक चीज तो यहाँ से क्लियर है कि एक स्पष्ट और क्लियर मैसेज देने की कोशिश की गई है। मैसेज की आपने बात की तो मैसेज तो कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी छत्तीसगढ़ के कोरबा से सीधे जनता को दिया। भूपेश बघेल सरकार पर उन्होंने सीधा हमला भी किया। कैसे वहां राजनीतिक रण छिड़ा हुआ है वो इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं आपको। छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने बीजेपी के चुनाव अभियान का बिगुल बजा दिया है। कोरबा के एक दिन के दौरे पर शाह ने जनसभा के जरिए कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कांग्रेस सरकार पर छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य बनाने का आरोप लगाया। अमित शाह ने गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी बघेल सरकार पर हमला बोला। कुछ नहीं, ये 9,234 करोड़ रुपया कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट। अमित शाह के सभी आरोपों पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। सीएम ने दावा किया कि राज्य की जनता चुनाव में जवाब देगी और हर काम का हिसाब भी देगी। और देखो, ये राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो ये चलता रहता है, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव नजदीक हो तो फिर इस तरह के हमले होने तो लाजमी है।
बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा, लेकिन अब बात क्रिकेट की भी कर लेते हैं, क्योंकि कल टीम इंडिया ने क्या शानदार सीरीज खेली है और साथ ही साथ स्पोर्ट्स से जुड़ी क्या बड़ी खबरें वो भी आपको दिखाते हैं। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 91 रनों से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। भारत की जीत के हीरो सूर्य कुमार यादव रहे। उन्होंने 51 गेंदों पर 112 रन बनाए। सूर्य को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और अक्षर पटेल प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। दरअसल अक्षर ने 117 रन बनाने के साथ ही 3 विकेट भी चटकाए। बता दें कि भारत ने श्रीलंका से लगातार 5वीं होम सीरीज जीती है। बीसीसीआई ने नई सीनियर सिलेक्शन कमेटी की घोषणा कर दी है। पूर्व गेंदबाज चेतन शर्मा को एक बार फिर से कमेटी के चेयरमैन यानी चीफ सेलेक्टर के तौर पर चुना गया है। उनके अलावा शिव सुंदर दास, सलिल अंकोला और सुब्रतो बनर्जी और श्रीधरन शरद कमेटी के अन्य 4 मेंबर्स हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में हुए पिछले T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद बोर्ड ने तत्कालीन सिलेक्शन कमेटी को सस्पेंड कर दिया था और उस समय पर चेतन शर्मा ही सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज का एक मैच आयोजित किया जाएगा। ये मैच 21 जनवरी को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा और बहुत जल्दी इस मैच के टिकटों की बिक्री भी शुरू हो जाएगी। बता दें कि रायपुर में पहली बार इंडियन क्रिकेट टीम कोई भी मैच खेलती नजर आएगी और इसके लिए वीर नारायण सिंह स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। बीसीसीआई ने पहली बार छत्तीसगढ़ को किसी इंटरनेशनल मैच की मेजबानी सौंपी है। भारत की स्टार टेनिस प्लेयर और 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया मिर्जा ने संन्यास का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से उनके फैंस के बीच काफी मायूसी छा गई है। दरअसल सानिया ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया है कि दुबई में खेला जाने वाला WTA टूर्नामेंट उनका आखिरी होगा। सानिया ने 2022 में भी संन्यास का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना ये फैसला वापस ले लिया था। बता दें कि सानिया ने 3 बार मिक्स्ड डबल्स का खिताब भी जीता है और वो इस महीने ऑस्ट्रेलिया ओपन के डबल्स में खेलेंगी। नए साल से पहले कार एक्सीडेंट में चोटिल हुए ऋषभ पंत के घुटने की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, लेकिन 3-4 दिनों के लिए वो डॉक्टरों की निगरानी में ही रहेंगे। पंत का ऑपरेशन अस्पताल के स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड आर्थोस्कोपी हेड डॉक्टर पारदीवाला ने किया है। खबरों की माने तो अपनी चोट की वजह से पंत वर्ल्ड कप सहित 7 बड़े टूर्नामेंट मिस कर सकते हैं। वो IPL में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं और इस बार दिल्ली कैपिटल्स में उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया के वार्नर कमान संभाल सकते हैं। तो श्वेता, कल का जो मैच था उसको देखकर तो दर्शकों के अंदर गर्मी आ गई होगी, लेकिन सियासी पार्टी में भी चुनाव को लेकर काफी गर्मी, लेकिन उसके बावजूद भी श्वेता पारा लगातार गिर रहा है। पारा बहुत ज्यादा गिर रहा है और उत्तर भारत के तमाम शहरों में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। और कानपुर में तो देखो कितने लोगों की मौत हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की वजह से सिर्फ इस वजह से हो गई कि तापमान बहुत तेजी के साथ डिप हो रहा है और अभी भी सर्दी से राहत मिलने के आसार अगले कुछ दिनों तक नजर नहीं आ रहे हैं। सर्द हवाओं का सितम और लगातार गिरते टेम्परेचर का दौर जारी है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। दिल्ली में आज भी पारा काफी डाउन रहने का अनुमान है। शनिवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक शीतलहर का कहर जारी रहेगा और सर्दी इसी तरह सताती रहेगी। राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में ठंड का असर बरकरार रहेगा। इसके अलावा पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति रह सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में 48 घंटे तक ठंड का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पहाड़ों पर जमाने वाली ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। पारा माइनस में पहुंच गया है। श्रीनगर में तापमान 0 से नीचे है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी सुबह शाम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। सर्दी के सितम से जहां लोग बेहाल हैं, वहीं घने कोहरे का सीधा असर रेल यातायात पर पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर लगाम लग गई है। तो वाकई फॉग ने, कोहरे ने हालत खराब कर रखी है। गिरते पारे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इसी से जुड़ी हुई हमारी सहयोगी भावना किशोर की दिल्ली से रिपोर्ट देख लीजिए। राजधानी दिल्ली सहित पूरे NCR और उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड की वजह से पारा लुढ़कता जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास मौजूद है और NH24 की आप तस्वीरें देखिए कि सुबह में घना कोहरा इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से छाया हुआ है। सुबह के वक्त आप देख सकते हैं लोग अपने हेडलाइट का सहारा ले रहे हैं। अंधेरा है और घने कोहरे की वजह से आपको दूर की तस्वीरें नहीं दिख रही होंगी। वहीं दाईं तरफ अक्षरधाम मंदिर इस वक्त घने कोहरे की चादर से ढका हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान सुबह का दिल्ली का 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा। वहीं अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से आने वाले कुछ दिनों तक जो पारा है
वो बढ़ेगा, लेकिन 14 जनवरी के बाद एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में जो तापमान है 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। वहीं प्रदूषण का कहर भी राजधानी दिल्ली में जारी है। जो AQI लेवल है वो 353 है, वेरी पुअर कैटेगरी। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए, घने कोहरे की वजह से रास्ते पर किस तरह से लोग हेडलाइट जला रहे हैं और घना कोहरा आने वाले पूरे जनवरी में इसी तरह से छाया रहेगा। मौसम विभाग ने जो प्रेडिक्शंस किए हैं, जो फोरकास्ट है, उसमें डेंस फॉग की जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। सुबह के वक्त आप देख सकते हैं कि 7 बज रहे हैं और इस तरह से अंधेरा और घने कोहरे की तस्वीर राजधानी दिल्ली में है। और वहीं दूसरी तरफ ठिठुरन और ठंड इसी तरह से राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगी। भावना किशोर, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। तो भावना की रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन इसी के साथ एंटरटेनमेंट जगत में क्या कुछ हो रहा है 2 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए आप। दिल्ली के कंझावला कांड की पीड़िता अंजलि सिंह के परिवार की शाहरुख खान ने मदद की है। शाहरुख खान की NGO मीर फाउंडेशन ने मृतक की फैमिली को काफी बड़ा अमाउंट डोनेट किया है। दरअसल अंजलि अपने घर में एकमात्र कमाने वाली थी, जिससे उनकी मां और उनके भाई बहन का खर्चा चलता था। शाहरुख के NGO ने एक कदम अंजलि के भाई बहन और उनकी मां के लिए उठाया है। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आया कि SRK ने कितने रुपए की आर्थिक मदद की है। अपनी एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी हैदराबाद में शूटिंग के वक्त घायल हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपनी वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग कर रहे थे और एक कार सीक्वेंस की शूटिंग करते वक्त उनके हाथ में चोट लग गई। रोहित को तुरंत प्रोडक्शन टीम ने लोकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जिसके बाद डॉक्टर्स की टीम ने उनके हाथ की एक मामूली सर्जरी की है। यह हादसा हैदराबाद के फेमस रामोजी फिल्म सिटी में हुआ। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बासु ने शनिवार को अपना 44वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है और इसी बीच उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेटी देवी का क्यूट वीडियो शेयर किया है, जिस पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं। वीडियो में बिपाशा बेटी के पैर छूते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि इस वीडियो में देवी का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। इस दौरान बिपाशा पिंक कलर के आउटफिट में नजर आ रही है, वहीं देवी ब्लू कलर के कपड़ों में दिख रही है। तो वो प्रीति कहते हैं ना कि आप दूसरों को तभी एडवाइस करें जब आप खुद उस पर अमल करते हो। इसीलिए देखिए, हम अखबार भी पढ़ते हैं, खबरों से अपडेटेड रहते हैं, आपको अपडेट करते हैं और साथ ही हम खुद सुबह सुबह इस ठंड में उठ के वर्कआउट करते हैं ताकि हमें देखकर आप भी इंस्पायर हो सके और थोड़ी बहुत अपनी फिटनेस का ख्याल आप भी रखें। और इसीलिए तो हम अपने दर्शकों को कहते हैं, अपने दोस्तों को बल्कि कहते हैं कि आप देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, क्योंकि इसमें हर एक खबर होती है जिनमें धार होती है, रफ्तार होती है और फुल इन्फॉर्मेशन का डोज होता है। तो कल भी आप बने रहिएगा हमारे साथ, हर एक खबर, हर एक अपडेट आपके लिए लेकर हम आएंगे।